चरित्रहीन पत्नी को नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस, कोई अलाउंस, कोई रेंट, कोई एलिमनी या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ऑर्डर जो उसको रिलीफ देता हो। ये बात कहती है आज की जजमेंट जो कि बेंगलुरु हाई कोर्ट की अभी कुछ महीने पहले ही आई है। आइए जानते हैं क्या केस के फैक्ट्स थे और क्या केस में ऑर्डर हुआ, किस प्रकार से हाई कोर्ट ने ऑर्डर चेंज किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। केस की शुरुआत होती है कर्नाटका के एक डिस्ट्रिक्ट से, जहां पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस का केस हस्बैंड के खिलाफ फाइल करती है। और इस तरह से जब केस चलता है तो उसमें वो रिलीफ की डिमांड करती है कि मेरा हस्बैंड कैरेक्टरलेस है, गलत है, मुझे इसके लिए मेंटेनेंस दिया जाए। उस वक्त है, उस हालात है जैसे पति की भी कैपेसिटी, उस हिसाब से वो 3,000 रुपये मेंटेनेंस की डिमांड करती है, मेंटेनेंस मिले, और 25,000 के लिए कहती है कि भी 25,000 रुपीज़ मुझे एज ए कंपनसेशन पे किया जाए। 2013 में हस्बैंड के खिलाफ जजमेंट पास होती है। डीवी एक्ट में यह पास किया जाता है कि 1,500 रुपीज़ हस्बैंड अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देगा। इसके अलावा 1,000 रुपीज़ वो रेंट के लिए देगा और 5,000 रुपीज़ हस्बैंड एज ए कंपनसेशन वाइफ को पे करेगा। वाइफ ने इसमें सिर्फ इतना ही लिखा होता है कि भी हस्बैंड ने मेरे साथ गलत किया और हस्बैंड कैरेक्टरलेस भी है, जबकि हस्बैंड ने इसमें अपने एविडेंस दिए होते हैं कि जो मेरी वाइफ है वो पड़ोस में रहने वाले एक लड़का जो महेश है उसके साथ भाग गई थी। उसकी फैमिली मेंबर्स भी उसमें गवाही देते हैं। हस्बैंड भी इसके अंदर अपनी बातें रखता है कि भी बीच में मीटिंग भी हुई थी, पंचायत भी हुई थी, मेरे साथ रहने के लिए आई थी, फिर बाद में फिर चली गई थी, इसके बाद वो नहीं आई है। इतने सारे फैक्ट्स होने के बाद भी उसके खिलाफ जजमेंट पास हो जाती है और इस प्रकार से मैटर आ जाता है फिर ऊपर सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट हस्बैंड के फेवर में जजमेंट पास कर देती है कि भी जो एमएम ने, मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर पास किया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 12 में, उसको डिनाई किया जाता है। अब इसके बाद वाइफ फिर मैटर को लेकर आ जाती है बेंगलुरु हाई कोर्ट के अंदर। अब यहां पर फिर मैटर चलता है। अब बेंगलुरु जो हाई कोर्ट है वो इसके अंदर बात कहती है कि भी वाइफ ने सेक्शन 12 डीवी एक्ट में केस फाइल किया। सेक्शन 18 में उसने प्रोटेक्शन की डिमांड की, सेक्शन 19 में उसने रेजिडेंस राइट के लिए डिमांड की और सेक्शन 20 में उसने मॉनेटरी रिलीफ, जिसको कि आप मेंटेनेंस भी कह सकते हैं, उसके लिए उसने डिमांड की और बाकी उसने अपने लिए कंपनसेशन की डिमांड की। मजिस्ट्रेट ने सब कुछ उसके लिए पास किया, लेकिन उसने इस बात को कंसिडर नहीं किया कि वाइफ अडल्ट्री में है, वाइफ का कैरेक्टर सही नहीं है, इस बात को बिल्कुल डिनाई किया। तो वो ऑर्डर बिल्कुल गलत है। इसके अलावा सेशन कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया बिल्कुल सही किया और हम भी हस्बैंड के फेवर में ऑर्डर पास करते हैं। इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि वाइफ अगर कैरेक्टरलेस है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज इसके अंदर मिसिंग है, वो है प्रोविजन, कि किस प्रोविजन में वाइफ अगर कैरेक्टरलेस है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलता है। वो है सेक्शन 125 सब क्लोज 4 सीआरपीसी और नया सेक्शन जो न्यू है वह 144 सब क्लोज 4 बीएनएसएस। इस सेक्शन के सब क्लोज के तहत पत्नी अगर गलत है, कैरेक्टरलेस है, ना मेंटेनेंस मिलेगा, ना एलिमनी मिलेगी, ना अनाउंस मिलेगा, ना ही केस लड़ने का खर्चा मिलेगा। तो वो इसके अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन इस बात को क्लियर लिखा हुआ है कि वाइफ अडल्ट्री में है तो उसको कुछ भी, किसी प्रकार की कोई भी रिलीफ कोर्ट से नहीं मिलेगी। और कोर्ट ने जो पत्नी को रेजिडेंस राइट दिए हैं, प्रोटेक्शन दिया है, जो पैसा उसके लिए पास किया, वो बिल्कुल गलत है, साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। हालांकि ये जजमेंट आपको 3 बातें आपको और सिखा के जाती है। सबसे पहले ये कि अगर निचली कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है तो वो आखिरी ऑर्डर नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो भी जज साहब ने ऑर्डर पास कर दिया उसको सच मान करके, अपना भाग्य मान करके वहीं बैठ जाते हैं, लड़ते नहीं है। देखिए, ऊपर सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनसे भी सुपीरियर जज बैठे हुए हैं, उनसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है उनका। आप वहां ये अपनी बात रखिए, अपनी बात को समझाइए, आपके फेवर में जजमेंट जाती है, जैसे कि इसके अंदर हुआ। मतलब कि जो वाइफ ने मांगा सब कुछ उसको मिला, हस्बैंड के पास एविडेंस थे, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नहीं सुना, लेकिन सेशन और हाई कोर्ट ने उसको सुना और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑर्डर पास किया। तो आपके लिए भी है ये कि अगर कुछ गलत हो जाए तो ऊपर आइए, अपनी बात को रखिए। दूसरा, इसके अंदर जो जजमेंट में बात की है, लास्ट का पेज जो 7 और 8 है, तो 7 के लास्ट में और 8 की स्टार्टिंग में, कि अगर वाइफ गलत है, उसका खुद का कैरेक्टर खराब है, तो वो अपने हस्बैंड के ऊपर प्रिंट आउट नहीं कर सकती। नॉर्मल होता ही है कि वाइफ जैसा बोलती है वैसा ही सही समझा जाता है, क्योंकि उसका कहना ही काफी है। तो उसने कह दिया हस्बैंड गलत है तो कोर्ट मान लेगी गलत है। लेकिन अगर हस्बैंड ने पत्नी के गलत होने के खुद के प्रूफ दे दिए, उसके कैरेक्टर के प्रूफ दे दिए, तो इसके बाद वाइफ को भी प्रूफ लाने ही पड़ेंगे।
पत्नी अगर सबूत लेकर आती है पति के खिलाफ कि उसका कैरेक्टर खराब है तो माना जाएगा, वरना उसके सिर्फ कहने से कि मेरे परिवार में इस औरत के साथ उसका चक्कर है, अफेयर है, उस बात को नहीं माना जाएगा। ये बात भी इस जजमेंट से साबित होती है। तीसरा ये कि जो ये जजमेंट है आपके फेवर में है, जहां भी आपको लगे कि मेरे साथ गलत हुआ है, वाइफ गलत है, कैरेक्टरलेस है, आप इस जजमेंट को लगाइए और अपने फेवर में ऑर्डर पास करवाइए। आपके पास जो भी सबूत हो पत्नी के खिलाफ किसी भी प्रकार के हैं, उनको कोर्ट में लगाने में मत हिचकिए। ऑडियो, वीडियो, चैट, कोई विटनेस हो, गवाह हो, उन सबको यूज कीजिए और जजमेंट का फायदा उठा करके आप अपने केस को जीतिए। जजमेंट की कॉपी आप मेरी टीम से ले सकते हैं। उसके लिए जो नंबर ऊपर दिया हुआ है 9278134222, इस पर आप व्हाट्सएप करके उनसे डिमांड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कहीं भी आपके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है, कोई भी कैरेक्टरलेस हो, हालांकि बेसिक ये वाइफ के खिलाफ है, लेकिन अगर कहीं हस्बैंड भी गलत है तो उसके लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन मेनली जैसे जजमेंट में बताया हुआ है, सेक्शन 12 का केस डाला तो आप इसके अलावा अगर मेंटेनेंस का हिंदू मैरिज एक्ट में, मुस्लिम मैरिज एक्ट में या फिर 144 BNSS में कहीं और भी अगर ये केस डला हुआ है तो वहां भी जजमेंट को यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।